गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास फिफ्थ लेसन पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक चल रहा था हमारा इब्न बतूता और उसकी जो फेमस बुक है रिहला। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह महाद्वीप गया जहां पर 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतुन, जो आज क्वांझू के नाम से फेमस है, उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो मीन्स इटली का व्यक्ति था जो चाइना में आया था। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों और आस्थाओं, मान्यताओं आदि की के विषय में अनेक अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक दर्ज किया। इसमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवा में चलना पसंद करता था। कारवा मीन्स ग्रुप होता है, गिल्ड होता है, समूह होता है, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवा पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों की जान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिज्ञासाओं का उपभोग। तो जैसा आपने हमने देखा है कि इब्न बतूता एक अठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मार्को पोलो जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ अन्य भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फासवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक, एक डॉक्टर था फासवा बर्नियर। तो देखते हैं बर्नियर के बारे में। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उसने उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। हम बात करते हैं 1498 में पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा। ऐसे ही फासवा बर्नियर फ्रांस से आया था। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे पहले जो प्रसिद्ध यूरोपियन लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम था फ्रांसीसी जोहरी, जो बेबिस्ट तरवेनियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। यह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य के से की है। इनमें से कई यात्री जैसे इतावली चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फासवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1556 ईस्वी में और 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा बेटा था, दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में, और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दासी मनंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में हुआ।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूर्व और पश्चिम की तुलना करते हैं हम ईस्ट एंड वेस्ट की। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16 को समर्पित किया। फ्रांस का जो राजा था लुई 14, लुई 14। उसके कई अन्य राज्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बर्नियर के बारे में, बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज, डच, जर्मनी, इतावली भाषाओं में उनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 में तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ। यह अरबी फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में हुआ होता था, जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं थे, के पूरी तरह विपरीत था। थैंक यू। आज का टॉपिक में बस इतना है।